मैं अनमोल दुबे और स्वागत है आपका बुकवाला की खास पेशकश लेकर संवाद में। आज हम लोग ओरछा में हैं और ओरछा में भी बेतवा के किनारे पर हम लोग बैठे हैं और हमारे साथ उपस्थित हैं मिथिलेश गुप्ता जी। मिथिलेश गुप्ता जी एक अच्छे लेखक हैं और इनकी 6 किताबें पाठकों के बीच में हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे इनकी किताबों के बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में और भी तमाम सवाल जानेंगे और तमाम चीज़ें इनसे आज नई नई सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा मिथिलेश जी का। मिथिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल जी मुझे इनवाइट करने के लिए। तो मिथिलेश जी, जैसे कि आपकी अभी नई किताब आ रही है, तो मैं सबसे पहले उस किताब के जो टाइटल है उससे ही एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा। आपने उसका नाम रखा है असाइलम, सब मरेंगे। तो असाइलम तो ये समझ में आता है कि एक रुकने की ठहरने की जगह, जो हिंदी में हम समझ में आता है। आप बताइएगा ये है या नहीं है। लेकिन सब मरेंगे ये क्या है? मतलब ये थोड़ा इसका नाम मुझे समझ में आया। जैसे कि आपकी पुरानी किताबें हैं, इश्क वाली खुशबू, ठीक है, लस्ट लाइक दैट और जस्ट लाइक दैट, और इसके अलावा ऑक्सीजन लाइफ। तो मतलब ये टाइटल अच्छे हैं, समझ में आता है इन टाइटल का। लेकिन ये टाइटल समझ में नहीं आ रहा है, असाइलम सब मरेंगे। इस पर थोड़ा आप प्रकाश डालिए। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसका आंसर है मेरे पास। क्या है कि जब मैंने अपनी पहली किताब लिखा था 2015 में, जब मेरी पहली किताब प्रकाशित हुई थी, वो भयानक रात। उसके बाद 2 रोमांस किताब आई, फिर उसके बाद में 1159 आई, जो उसका सीक्वल था। तो वो भयानक रात ने एक ऐसा बेंचमार्क मेरे लिए सेट किया कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग पूछते हैं कि आप हॉरर लिखते हो, फिर रोमांस लिखते हो, और फिर अलग अलग चीज़ें चलती हैं। बट जो किताबें थी लगातार बिक रही थी। मेरे दिमाग में हॉरर के 2-4 कॉन्सेप्ट और भी हैं मेरे पास, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। अब आपने जो पूछा असाइलम के बारे में, तो असाइलम मैं बता दूँ कि आज 10 तारीख है और असाइलम आज से पाठकों के बीच में अवेलेबल है। और सारी ऑटोग्राफ साइन कॉपी मैं आज या कल में कर दूंगा, तो इनको 12 तारीख तक स्टार्टिंग हो जाएगी डिस्पैच होना। तो असाइलम सब मरेंगे क्या कॉन्सेप्ट है? तो जो एक कॉन्सेप्ट है असाइलम का, मतलब ये होता है कि कैसे रुकने की व्यवस्था जहाँ हो, सराय आप कह सकते हैं इस तरह का। और अगर आपको मैं इसको बहुत आसान भाषा में समझाऊँ तो आप समझिए मेंटल असाइलम। तो आपको समझ में मेंटल असाइलम मतलब क्या होता है? मतलब जहाँ पे पागलों को ठूस दिया जाता है। तो यहाँ पर ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट था। अब कॉन्सेप्ट है, सब टाइटल है सब मरेंगे। ठीक है, सब मरेंगे। तो मतलब इसका अगर आप देखेंगे कि भैया एक निर्मल बनर्जी नाम का एक डॉक्टर थे, जिन्होंने 70 में भारतीय सरकार और 2-3 देशों के बीच में उन्होंने एक गठबंधन करके उन्होंने एक प्रयोग किया था, और वो प्रयोग बुरी तरीके से फेल हो गया। जब वो प्रयोग फेल हो गया बुरी तरीके से, तो अब जिन लोगों की लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी थी, उन 200 लोगों को अलग अलग असाइलम में ठूस दिया गया। किसी को ट्रांसिल्वेनिया में, किसी को हॉलैंड में, और किसी गुप्त स्थान में, राजस्थान में, इंडिया में ठूस दिया गया। अब वहाँ पे तो सब मरेंगे, तो उसमें लोग एक एक करके मर रहे थे। तो कहानी पूरी बताऊंगा नहीं, मतलब इसका पूरा थीम वही है। एक ऐसा असाइलम, 3 अलग अलग असाइलम है, 3 अलग अलग कंट्री में, और वहाँ पे एक एक करके लोग मर रहे हैं। इसमें 3 तरह के हमने एक दिया है, अल्फ़ा बीटा गामा। क्योंकि मैं बायो स्टूडेंट हूँ, तो उस तरह का हमने एक केमिकली एक चीज़ इसमें इंक्लूड करी है, जिससे सब मर रहे हैं। अब कौन कब कैसे मर रहे हैं वो कहानी पढ़ने के बाद पता चलेगा आपको। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि सब मरते हैं या नहीं मरते हैं, कौन कम मरता है, कैसे मरता है, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा असाइलम सब मरेंगे, जो किताब है मिथिलेश जी ने बताया कि आज से उपलब्ध है। उस किताब को आप पढ़ सकते हैं। अच्छा मिथिलेश जी, अभी आपने बातचीत में बताया कि आपकी पहले जो किताब थी वो हॉरर में थी, उसका जो आपकी किताब आई वो इश्क रोमांस पर थी, फिर आपकी किताब थ्रिलर हॉरर में आई, फिर इस तरीके से। तो मतलब क्या आपका ये वो है कि कभी थ्रिलर हॉरर, कभी रोमांस, तो क्या किसके पीछे हो रहा है? किस तरीके से आप सोचते हैं कि कैसा लिखना है, क्या लिखना है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और किन विधाओं पर आप, शायद मैंने अभी सुना भी था, देखा था कि आप बाल साहित्य पे भी काम कर रहे हैं, तो अब कौन सी विधा पे आपकी किताब आने वाली है, क्या नया लेने के आने वाले हैं आप इन सब में? अनमोल जी, जैसे कि जब मैंने हॉरर किताब लिखी थी, तो उस हॉरर किताब पब्लिश होने के पहले ही मैं जस्ट लाइक दैट पे काम शुरू कर चुका था। तो मुझे याद है कि मेरे प्रकाशक शुभानंद सर जी ने मुझसे पूछा कि भयानक रात के बाद कौन सी हॉरर किताब देने वाले हो तुम? तुम्हारी किताब तो अच्छा वर्क कर रही है। तो मैंने कहा सर अगली किताब रोमांटिक है। बोले अरे तुम हॉरर से फिर रोमांटिक में चले गए? मैंने कहा सर पता नहीं है, दोनों ही किताब मेरे कॉन्सेप्ट में थे। फिर उसके बाद में जब भयानक रात आ गई तो बड़ी छोटी किताब थी, तो लोगों ने कहा इतनी अच्छी किताब 50 पेज में आपने खत्म कर दी है। ये तो 30 पेज की किताब थी वो। तो शुभानंद सर भी मुझे बोलने लगे कि मिथिलेश, ई बुक से तो हम पेपर बैक में जा रहे हैं, 30 पेज बहुत कम है यार, थोड़ा बड़ा करो। तो स्पेशल एडिशन आपको आजकल मिलेगा, उसका 6 साल से स्पेशल एडिशन चल रहा है, जो 2 साल बाद आया। तो उसको 60-64 पेज में मैंने किया किताब को। फिर लोगों ने कहा कि भाई आगे क्या हुआ? फिर मैंने आगे के बारे में सोचा। अब इसी बीच में जस्ट लाइक दैट कंप्लीट हो चुकी थी मेरी। फिर उसके बाद में तेरी इश्क वाली खुशबू लिखा मैंने, जो 5 कहानियों का संग्रह था। इस तरह से मेरे दिमाग में, मतलब मुझे लगता है कि मैंने कोई प्लान नहीं किया है। अब जैसे आपने बाल साहित्य की बात की, अब देखिए एक किताब पहले इधर आई हॉरर, फिर 2 रोमांटिक किताब आई जस्ट लाइक दैट, तेरी इश्क वाली खुशबू, फिर 1159 आई जो दहशत का अगला बढ़ाओ, वो भयानक रात का था जी।
फिर अब आ रही है उसके बाद में आई ऑक्सीजन ऑफ लाइफ, जो मेरी पिछली किताब थी, तो 2 साल हो गए लगभग, 1 दिसंबर को उसको 2 साल हो जाएंगे। तो वो किताब आई, ठीक है, जो यूथ को पूरा फोकस कर रही थी। फिर उसके बाद में उसी बीच में मैंने 2-3 हॉरर कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रखे थे, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से और फिर कुछ और चीज़ों की व्यवस्था की वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पाया उसको। तो फिर इस तरह से असाइलम निकल के आ गई जल्दी से। जो अफजल जी मेरे जो को राइटर है, उन्होंने इस कहानी को बहुत अच्छे से एलिब्रेट किया। तो आप अगर देखोगे कवर में तो आपको दिखेगा क्रिएटेड बाय मिथिलेश गुप्ता। लोग पूछ भी रहे हैं कि क्या है क्रिएटेड बाय मिथिलेश गुप्ता, हम आपकी किताब समझे कि अफजल की समझे। मैं कहता हूँ कि आप दोनों की किताब समझिए, और चूँकि मेरा ये मानना है कि अगर किसी राइटर ने काम किया है तो मुझे मिथिलेश गुप्ता विद अफजल अहमद लिखना सही नहीं लगा। मुझे लगा कि अगर राइटर तो वही रहेंगे, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, मैंने 10 अध्याय लिखे, फिर अफजल जी ने उसको एक्सपेंड किया, तो इस तरह से हॉरर लिखा। फिर बाल साहित्य, ये भी किताब 3 साल से मैं लिख रहा था। कॉन्सेप्ट मतलब आप जानते हैं एक राइटर एक साथ एक किताब पर काम नहीं करता है, और मेरा ये है कि मैं एक साथ 2 रोमांस किताबों पर काम नहीं कर पाया बस। मतलब ये कर रहा हूँ तो उधर से असाइलम भी चल रही थी और एक तरफ से मैं बाल साहित्य भी काम, लगातार 3 किताबों पर काम चल रहा था। तो इस तरह से ये जॉनर चेंज होते रहता है। जी अच्छा मिथिलेश जी, एक चीज़ आप बताइए कि जिस तरह की आप लिखते हैं, ठीक है, तो आपने बताया कभी हॉरर लिख लेते हैं, कभी फैंटेसी लिख लेते हैं, कभी अलग अलग चीज़ें लिख लेते हैं। तो एकाएक ऐसा दिमाग में कहानी आती है, या कहानी को आप पहले से सोचते हैं फिर उसको फ्रेम करते हैं, या फिर कुछ आप देख रहे हैं उससे आपको कहानी आ जाती है? मतलब इसका क्या प्रोसेस होती है कहानी आने की या कॉन्सेप्ट आने की? क्या है कि अगर आप मेरी जो किताब है अगर आप पढ़ेंगे वो भयानक रात, तो मैंने लिखा है कि सतपुड़ा के घने जंगलों में, और उसमें मैंने ये भी बताया कि मम्मी द्वारा सुनी हुई कहानी, बचपन में जो कहानी सुनी थी मैंने उस पर बेस्ड थी, हमारे घर के सामने इंसिडेंट जो हुए थे उस पर बेस्ड थी। दूसरा जो मैंने जस्ट लाइक दैट लिखी थी वो कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ से बेस्ड कहानी थी, निकाला। अब जो तिरिश वाली अगर कहानी आप देखेंगे, तिरिश वाली खुशबू, उस समय मैं हैदराबाद में शिफ्ट हो चुका था, तो जो वहाँ के यूथ और कॉर्पोरेट की जो कहानियाँ चल रही थी वो मेरे दिमाग में घूम रही थी। तो उन 5 कहानियों का समावेश है। कोई गार्डन में एक लव स्टोरी चल रही है, एक की ऑफिस में चल रही है, एक का ब्रेकअप हो गया, एक की शादी होने वाली, शादी टूट रही है, इस तरह की 5 कहानियाँ लिखा था मैंने। और मेन उसके बाद में जब मैं वापस लॉकडाउन के बाद आया, अब क्या होता था कि जब मैं घर वापस आता था तो मैं जो मेरा जो होम टाउन है सारनी, मध्य प्रदेश बैतूल ज़िले में है, तो वहाँ पे क्या है सीन कि आसपास बहुत सारे घने घने जंगल, और सतपुड़ा में जब बाइक से घूमता हूँ तो बहुत कहानियाँ मेरे दिमाग में आती है कि यार ये कहानी लिखूँ। तो जब मैं उन जंगलों से जब मैं गुजरता हूँ बाइक लेकर, और जब मेरे आसपास के माहौल को देखता हूँ, तो यार मुझे बचपन की सब कहानियाँ याद आती है कि यार मैं इतनी कहानियाँ लिखा है मैंने। और आपको सही बताऊँ, वो भयानक रात और जस्ट लाइक दैट तो मेरे जॉनर की कहानी थी ही नहीं। बचपन से सबसे ज़्यादा मैंने पढ़ा है, जितने लेखकों को, जितने किताबों को, ज़्यादा मैंने कॉमिक्स पढ़ा है, ज़्यादा बाल साहित्य ही पढ़ा है मैंने। आज भी मेरे पास 5-6 हज़ार किताबों में सबसे ज़्यादा बाल साहित्य की किताब। तो इस तरह से मैं मल्टीपल जॉनर में दिमाग में आते रहता है, और मुझे लगता है कि एक माहौल होता है जंगलों का, और ये करके अगर आप मेरी जादुई जंगल जो मेरी किताब आ रही है बच्चों वाली, उसमें जादुई जंगल कैसे आया कि मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं बचपन में देखा हूँ घर के आगे जो नहर नाले और जो नदियाँ जो अपन देखते हैं, तो उस तरह की चीज़ें मुझे जादुई चीज़ों को से एक आभासी होता था, फिर मैं सब क्रिएट करता था कॉन्सेप्ट। अच्छा, और जो आपकी जो नई बुक आ रही है जादुई जंगल, तो मतलब ये बाल साहित्य पर पूरी आधारित है, किस तरीके का इसका कॉन्सेप्ट होने वाला, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, जो बच्चे हमारी इंटरव्यू को देख रहे हैं या जो नए पाठक हैं उनके लिए, मतलब किस तरह की कहानी होने वाली, उसमें किस तरीके से जादुई जंगल की बुक होगी? जैसे अभी जो बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था, तो जो आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था, तो उसमें जादुई जंगल, और उसका नाम, पहला पार्ट का नाम है वो 5 किताबों की श्रृंखला होगी जी। तो पहले का नाम है एक्चुअली जादुई जंगल सीरीज़ का नाम है वो जी। तो जादुई जंगल और अशमानव की वापसी जी। मेरा ये मानना ये है कि बच्चों के लिए तो कहानी संग्रह बहुत लिखे गए हैं, पर कोई ऐसी सीरीज़ नहीं आ रही है, ऐसी कोई सीरीज़ नहीं आ रही कि बच्चे एडिक्ट हो जाए कि नहीं अब मेरे को ये चाहिए, हाँ मुझे ये चाहिए। अब जैसे हैरी पॉटर क्या है कि थोड़ा सा बचपन से लेकर टीनेज तक पहुंच जाता है, बट जादुई जंगल हो सकता है कि टीनेजर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट ना करे। तो जादुई जंगल आप देखोगे तो वैसे तो मैंने उसका यही दिया कि भाई इस बुक्स फॉर ऑल एजेस, फ्लाई ड्रीम्स जो पब्लिकेशन, जो मेरे प्रकाशक है, उन्होंने किताबें जो उसमें पब्लिश करी, टीम ने मेरी मेहनत करी है उसके पीछे, कवर के पीछे। तो मेरा ये मानना ये है कि वो किताब टोटली जो फैंटेसी किताब है, ठीक है, और अशमानव की वापसी मतलब एक दादी है जो बच्चों को कहानी सुना रही है कि बड़े पुरानी समय की बात है। वो पहला लाइन आप पढ़ोगे ना कि ये कहानी तुम्हारे परदादा के परदादा के परदादा के समय की है जी, ठीक है, और अब इस कहानी को तो लोग भूल भी चुके हैं। कहते हैं कि बच्चे इस कहानी को यकीन कर लेते हैं, पर जब जो बड़े होते हैं उस कहानी को यकीन नहीं करते। इस तरह की चीज़ें, मतलब कहानी जो है इस तरह से चलती है, और अब जब कहानी को पढ़ोगे तो आपको अलग अलग बहुत प्यारे प्यारे इवेंट मिलेंगे उसके अंदर, जो एक जादुई दुनिया और एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करेगा, एक जो महल जंगल। तो उस तरह की मैं सीरीज़, एक मेरे मतलब ऐसा लगता है कि ये कहानी ही मेरे लिए है, तो मुझे लगता है कि शायद ये मेरी कहानी है जिसे मैं सबसे कई सालों से लाना चाहता था जी। अच्छा मिथिलेश जी, आपने बताया जैसे कि आप किताबें पढ़ते हैं, 5000 से अधिक आपके पास किताबें हैं, तो कुछ जो आपके पसंदीदा लेखक हो या जिनकी किताबें आपको पढ़ना बहुत पसंद आता हो, तो हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, जो किताबों को इस इंटरव्यू को देखने का किताबें पढ़ना शुरू करेंगे या तमाम ऐसे लोग, तो
वो उन किताबों से शुरुआत कर सकें, तो कुछ ऐसी किताबों के नाम दर्शकों के लिए, या कुछ लेखक ऐसे जो आपको उनकी सब किताबें पसंद हो, ऐसे कुछ? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं सबसे ज़्यादा बाल साहित्य, जी ठीक है, जी और कॉमिक्स पढ़ता हूँ जी। हिंदी कॉमिक्स पढ़ता हूँ। तो मैं बचपन से जिनको पढ़ते आ रहा हूँ, जैसे डॉक्टर मंजू शुक्ला जी हैं, चंपक वगैरह में कहानी लिखती थी, और आज उनकी किताब सुल्तान सुलेमान का संपादक भी हूँ मैं, जो सीरीज़ चल रही है। जी जी और उसके बाद संजीव जायसवाल संजय जी हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, जी और उनकी सबसे ज़्यादा किताबें आपका देखो प्रकाशन विभाग और एनबीटी से प्रकाशित होती है। उनकी जो भी किताबें आती है मैं सबसे पहले उसको कैच कर लेता हूँ कि मुझे किताब चाहिए होती है। उन किताबों को आप पढ़ो तो उनमें रहस्यमयी गुफाएं, चमकता पत्थर, ठीक है, और बच्चे इस तरह की खोज कर रहे होते हैं। मुझे बस वैसी कहानी मुझे फेमस 5 बहुत पसंद है, ठीक है, मुझे एनिट ब्लाइटन की जो सीक्रेट 5 ये किताबें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद में ई नेस्बिट की जो किताबें हैं, 5 चिल्ड्रन एंड ईट सीरीज़ आप पढ़ोगे तो फिनिक्स ऑफ द कारपेट, मैं तो सोचता हूँ कि 150 साल पहले क्या है। और अगर मैं हिंदी राइटर्स की बात करूँ तो तरुण कुमार वाही जी मुझे बहुत अच्छे राइटर लगते हैं। आपको पता, तरुण कुमार वाही जी वैसे एक कॉमिक राइटर हैं जिन्होंने राज कॉमिक्स में सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स इनको लिखे हैं। तो बाकेलाल, भेड़िया और डोगा, इन्होंने बहुत लिखा हुआ है। तो मेरे जो पसंदीदा राइटर्स में हैं ये सारी चीज़ें हैं। और आजकल जो सबसे ज़्यादा मैंने जो किताब मुझे पसंद है, इश्क बकलोल, मुझे देवन पांडे जी की किताब बहुत पसंद है। शुभानंद सर, मैं थ्रिलर नहीं पढ़ता हूँ, पर शुभानंद सर जिस तरह से थ्रिलर क्रिएट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बहुत सारे लेखक लिख रहे हैं, विकास भांति जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं आजकल, आलोक कुमार जी अच्छा लिख रहे हैं। तो ये सब है जिनको सबसे ज़्यादा पढ़ता हूँ मैं। जी। अच्छा मित्र जी, अभी एक बात बीच बीच में आ रही है, आप कह रहे हैं कि बच्चों के लिए किताबें लिखी जा रही हैं, आप बच्चों की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ या हम लोग देखते हैं कि जो आज का बच्चा है या युवा है जो, तो सिनेमा या वेब सीरीज़ या इन सब के प्रति ज़्यादा इनके प्रति ज़्यादा उसका रुझान है बजाय किताबों के। एक समय था कॉमिक्स, उस समय बहुत ज़्यादा थी, लोग कॉमिक्स पढ़ते थे, लेकिन आज कॉमिक्स का चलन भी कम हो गया है, ठीक है, कम व्यक्ति पढ़ रहा है। तो ऐसे में व्यक्तियों कॉमिक्स और किताबों की तरफ बच्चों को, खासकर युवाओं को और बच्चों को किस तरीके से लाया जाए, आपके हिसाब से किस तरीके से पहल कर सकते हैं, एज लेखक हम लोग, एज बुक वाला से हम लोग, या जो दर्शक हमारे देख रहे हैं पेरेंट्स भी हैं, वो किस तरीके से इसके लिए पहल कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आदत है, ये डल चुकी है। और आपको पता है कि जब हम किसी कंफर्ट जोन में फंस जाए तो निकलना बहुत मुश्किल है। जैसे कि अगर हम किसी वर्क फ्रॉम होम के जोन में फंस गए हैं तो ऑफिस जाना बहुत मुश्किल है। बच्चों को मोबाइल की आदत लगी तो छुड़वाना बहुत मुश्किल है। हम किसी चीज़ को छुड़ा नहीं सकते। हम ये कोशिश कर सकते हैं कि उसको किसी और चीज़ों में डाइवर्ट कर सकते हैं। अगर आपको टीवी देख के खाना खाने की आदत है तो आप आदत नहीं छोड़ सकते हो, राइट। बहुत, तो आपको याद होगा हम लोग जब छोटे थे तो हमारे पिताजी के समय में मैं देखता था बहुत सारे अंकल लोग, वो बाथरूम से लेके हर जगह वो बड़े मोटे मोटे नॉवल पढ़ते थे, वेद प्रकाश जी के, सुरेंद्र पाठक जी के। उनको उतनी मोटी किताबें होती, लत लग गई थी उनको। वो खाते पीते बैठते कहीं भी जाते थे तो वो किताबें पढ़ते थे, तो एक आदत लग गई थी। उसी तरह से मोबाइल की आदत लग गई लोगों को, मतलब बच्चे को मोबाइल ना दो तो खाना नहीं खाएंगे, हर घर की कहानी है। अब किताबों की क्या है, देखिए मेरा मानना ये है कि मैं अपने घर की अपनी कहानी बताता हूँ। मैं दूसरों के घर का तो मुझे पता नहीं क्या सीन है। मेरे घर में भी सब बच्चों की वैसी आदत है, जो मेरे भतीजे हैं, भांजे हैं, सब लोग। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि जिस दिन मैं अपनी दीदी के घर जाता हूँ या अपने भाइयों के घर में जाता हूँ तो मेरे भतीजे, मेरे भांजे मेरे से कहानी ज़रूर पूछते हैं कि मामा आज कौन सी कहानी, चाचू आज कौन सी कहानी, और मैं इंटरेस्ट लेके उनको कहानी बताता हूँ। अभी मैं सुल्तान सुलेमान खरीद कर घर ले गया, जादुई जंगल का पोस्टर घर लेके गया। तो अगर आप मेरे जाके, मेरी भतीजी 4.5 साल की है, आप उनसे पूछ दोगे कि मेरे घर में पोस्टर लगा हुआ है जादुई जंगल का, तो ये पोस्टर में क्या है, तो आपको बता देगी कि चाचू की कहानी है, चाचू ने लिखी है, और ये मैं हूँ और ये मेरा भाई तारुश है। तो उसको बता चुका हूँ मैं कि बेटा ये तुम दोनों पे कहानी लिखी है मैंने। तुमको कहानी पसंद है, वो कहानी वैसे पसंद है। अब वो मुझसे आके ये क्यों पूछते कहानी बताओ, क्योंकि मैंने उनकी आदत डलवा दी है। तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी को बदलोगे तो वो बदलना बहुत मुश्किल है। बस कोशिश करो कि उनका इंटरेस्ट जन जाए। अब मेरा जो आपको बताया ना, कहानी संग्रह बहुत आ रही है, बुक सीरीज़ नहीं आ रही है। विदेशों में तो आपको पता है 500-500 पेज की किताबें अवेलेबल है, पर हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा बाल साहित्य जो 500 पेज में लिखा गया, बताइए। नहीं, मेरे हिसाब से तो ये चीज़ मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, और उसमें हम चित्र भी दे रहे हैं, इलस्ट्रेशन भी दे रहे हैं। जादुई जंगल आप देखोगे तो 10 इलस्ट्रेशन है, और वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया। तो हो सकता है कि ये लोगों को चित्रों से ही एक डाइवर्ट कर सके हम लोग। तो लोग कहानी सुनाए थोड़ा थोड़ा, तो चीज़ हो जाएगी आदत। अच्छा मितली जी, जैसे कि आपकी 6 किताबें पाठकों के बीच में हैं, एक 6ठी किताब अभी आई है, 7वीं किताब का आपने बताया कि जादुई जंगल जल्दी पाठकों के बीच में होगी। तो क्या लगता है आपको कि कितना लिख लिया है अभी, कितना और लिखना है, कितना रचा जा चुका है, कितना रचना बाकी है? पता नहीं, ये तो एक बहुत ही टफ क्वेश्चन है। कि रीज़न ये है कि कोई मेरे पास लोग कहते हैं ना कि हर दिन एक पेज लिखो, तुम लेखक हो तो हर दिन एक पेज लिखो। मुझे मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाता है। मैं कभी कभी 2-3 दिन में नॉवल ख़त्म कर देता हूँ। 1159 मैंने 3 दिन में लिखा हूँ,
एडिटिंग मैंने 2-3 महीने तक किया हूँ, एडिटिंग चेंजेस किए बहुत सारे, मैंने बहुत बदलाव किए, पूरा रीराइट कर दिया। संपादक जी ने मुझे बोला, शुभानंद सर ने बोला कि भाई क्या है कहानी, पूरी कहानी चेंज करो, तो पूरी कहानी पर्सपेक्टिव चेंज किया मैंने। अब मैंने देखिए 6 किताबें आ गई है मेरी, क्रिएटेड बाय मिथिलेश गुप्ता में एक और सीरीज़ आने वाली है, एक खजाने की खोज भी आने वाली है। तो आप देखेंगे कैसे खजाने की खोज, जैसे मैं किले विले से घूमता हूँ तो मुझे बड़ी कहानियाँ आती है। मेरा मानना है कि अगर कोई खोज करता है ना तो बहुत मज़ा आता है मुझे पढ़ने में। जैसे मैं अगर कोई पिक्चर आप देखेंगे ना, ट्रेजर वाली कोई मूवी देखते हैं, काफ़ी सारी मूवी यार हॉलीवुड की काफ़ी सारी ऐसी मूवी है जिनमें ट्रेजर हंटिंग और हिंदी में मुझे देखिए नक्शा, हिंदी में नक्शा टाइप की मूवी भी है। हाँ। अगर आप देखेंगे मुझे इंटरेस्टिंग लगती है मूवी। वेलकम टू द जंगल है रॉक वाली मूवी, उस तरह की फिल्में बड़ी अच्छी लगती है मुझे। अब मैंने इतने सारे कॉन्सेप्ट लिख के रखे हैं। मेरा ये मानना ये है कि जो मेरे क्यूरियोसिटी है, जो मेरा कप ऑफ टी है, मुझे लगता है कि इसमें लिखना चाहिए, उसे कॉन्सेप्ट रेडी है। मैंने ऐसे बाल साहित्य के 3-4 कॉन्सेप्ट रेडी करके रखे हैं, मेरे संपादक, मेरे टीम के कुछ लोगों को पता है। वैसे ही मैंने ऑक्सीजन जैसे भी कॉन्सेप्ट क्रिएट करके रखा है, रोमांस में क्रिएट करके रखा है। तो ऐसा नहीं है कि अब साइकोलॉजिकल थ्रिलर अभी आ रही है, असाइलम जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, उसे हॉरर में नहीं कहूँगा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है वो। उसके बाद में बाल साहित्य आ रही है, उसके बाद में फिर एक रोमांटिक किताब आ रही है जिसका जॉनर रोमांस ज़रूर होगा, लेकिन वो एक ना एक आपको उसका जो क्लाइमेक्स है वो आपको बिल्कुल झकझोरने वाला है। अच्छा मिथिलेश जी, एक सवाल जब आता है कि जब लंबे समय तक आप लिखते रहते हैं, ठीक है, कोई एक किताब लिख रहा है तो बड़ी बात नहीं होती कि किताब लिख दी, 2 किताब लिख दी जाती है, लेकिन जब आप लंबे समय तक आप लेखन पाठन से जुड़े रहते हैं तो ऐसे में आलोचनाएँ और नकारात्मक रिव्यू ये बढ़ जाते हैं। तो इनको किस तरीके से आप लेते हैं, मतलब ये आपको किस तरीके से हेल्प करते हैं या नुकसान करते हैं, ये आपके ऊपर कैसा असर छोड़ते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये तो होता ही है एक्चुअली। तो क्या मैंने एक बहुत अच्छी कहावत सुनी थी कि यू कांट मेक हैप्पी टू एवरीवन, इफ़ यू वांट टू मेक हैप्पी एवरीवन गो एंड सेल आइसक्रीम। आइसक्रीम बेचोगे तो सब लोग खुश रहेंगे, आपके गुब्बारे पे सब लोग खुश रहेंगे, आप सबको खुश नहीं कर सकते। जब मेरी किताब 1159, अभी तक तो मेरे को बहुत बुरे रिव्यू नहीं आए थे। मेरी किताब है 1159, जब वो प्रकाशित हुई थी, स्टार्टिंग के 5 रिव्यू में से 3 रिव्यू बहुत ही ख़राब रिव्यू थे। ठीक है, किसी ने लिखा था कि कुछ उसके बारे में लिखा हुआ था। अब जब मैंने रिव्यू पढ़ा, क्या होता है ना कि जब किताब आती है तो अमेज़न पर रिव्यू देखते हैं, भाई पहला रिव्यू किसका है। लेकिन जब पहले ही 3 रिव्यू ख़राब आ जाए और 1 रेटिंग आ जाए तो दिमाग घूम जाता है। मेरे साथ पहली बार हुआ था कि जब मेरी 4थी किताब है और उसमें इतना ख़राब रिव्यू आया। लोग कह रहे थे कि भाई पैथेटिक, कुछ भी लिख दिया, वो भयानक रात कोई अपने सिक्वल बना दिया। मैंने बोला यार ये मैंने क्या लिख दिया। कुछ दिन तक तो मेरे को लगा कि यार गड़बड़ हो गया। फिर मेरे को लगा कि यार मेरी टीम भी तो इतनी बेवकूफ़ नहीं हो सकती, इतने लोगों ने उसको पढ़ के पास किया है, क्योंकि वो सेल्फ पब्लिश किताब तो है नहीं। सूरज की टीम ने उसमें बड़ी मेहनत करी है, शुभानंद सर ने मेहनत करी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर मैं कुछ दिन रुका, 10-15 दिन मैंने ब्रेक लिया, उसका तो अच्छे रिव्यू आने लगे, फिर मोटिवेशन मिलने लग गया। फिर मैंने उस दिन एक्चुअली मेरे जो गुरु हैं, मेरे जो संपादक हैं शुभानंद सर, उनको गुरु मानता हूँ, उन्होंने मुझे बताया कैसे लिखना है, एंड उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे हैंडल करना है सिचुएशंस को। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार देखो, ये तुम्हें बता रहे हैं कि तुम इससे भी अच्छा लिख सकते हो। उसका नेगेटिव रिव्यू का तो मतलब ये हुआ, अगर तुम्हें मैं हमेशा यही बोलूँगा कि तुम क्या लिख रहे हो, तुम्हारे बहुत बढ़िया, तो तुम ज़िंदगी में कभी अच्छा नहीं लिख पाओगे। तो नेगेटिव रिव्यू का मैं हमेशा वेट करता हूँ। मैं जब जाता हूँ अमेज़न पे तो पहले 1 रेटिंग और 2 रेटिंग, हालांकि मेरी किताबों की 1 रेटिंग बहुत कम होते हैं, 2, 3, 4 रेटिंग वाले को देखता हूँ कि इनको क्या कमी लगी। तो मैं उसको एज अ पॉजिटिव लेता हूँ कि भैया नेगेटिव क्यों बोल रहा है। अगर आपने कल बोला कि मिथिलेश जी असाइलम पढ़ी, मज़ा नहीं आया, तो मुझे लगा कि यार ऐसा क्या गलत लिख दिया मैंने, पूछूंगा आपसे मैं भाई क्या गलत लिख दिया, और मैं इसको आगे इम्प्रोवाइज़ करूँगा। लगे तो मैं सेकंड एडिशन में बदलाव करूँगा। तो मुझे लगता है कि नेगेटिव चीज़ें जो होती है ना, जैसे कहते हैं ना नेगेटिव पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो आपकी टांग खींच के आपको ऊपर भेजता है वो, और ऊपर चढ़ने के लिए आपको मजबूर करता है। तो नेगेटिव रिव्यूज़ भी होने चाहिए, पॉजिटिव रिव्यूज़ दोगे तो फिर हर चीज़ मीठी नहीं हो जाएगी, फिर कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो वो इस तरह से लेता हूँ मैं नेगेटिव रिव्यू। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने बात कही है, जो हमारे युवा लेखक इस चीज़ को देख रहे होंगे तो उनके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी कि किस तरीके से आपको नेगेटिव रिव्यू को या आलोचनाओं को देखना है, उनसे कैसे आपको सीखना है। तो ये नए लेखकों के लिए बहुत बड़ी चीज़ रहेगी, जो पहली किताब या दूसरी किताब जिनकी आई है या जो पहली दूसरी किताब ला रहे हैं। अच्छा मिथिलेश जी, जैसे कि आपने अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बाल साहित्य भी हो गया, रोमांस भी हो गया, ठीक है, और इसके अलावा हॉरर भी हो गया, ठीक है, तो अब नया क्या होने वाला है? अब नया तो अभी एडवेंचर कोई किताब, जैसे बताया था आपको मैंने, खजाने की खोज पे अब एडवेंचर आ रही हो किताब, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। मुझे लगता है कि अब उतना लंबा, जैसे आप लोग पूछे थे मुझसे कि 2 साल से कोई किताब नहीं है, अब वो ऐसा जोर नहीं आएगा, क्योंकि इस साल मुझे बहुत समय मिल पाया अपने आप के लिए लिखने के लिए, और मैंने कोशिश किया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये स्टोरीज़ और ये क्रिएशंस मेरे पास नहीं होते तो शायद मेरे लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता, ठीक है, क्योंकि जब मैं कॉर्पोरेट की जॉब में था तो सैटरडे संडे मेरे लिए लाइफ लाइन होती थी, जिसमें कहानियाँ क्रिएट करता था मैं।
अब ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 15-15 दिन तक लिखता हूँ लगातार, ठीक है, मतलब उसी जोन में रहता हूँ मैं कि यार मुझे लिखना है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे जो यूनिक कॉन्सेप्ट भी होंगे और जो मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह की किताबें मार्केट में आनी चाहिए, और आई होप कि बहुत सारे राइटर्स भी उसको फॉलो करेंगे और रीडर्स भी उस तरह के आएंगे जो उस तरह की कहानियों को पसंद करेंगे। पर मेरा मानना ये है कि फ़िलहाल मैं अभी ये सोच के लिख नहीं रहा हूँ कौन पढ़ेगा, मुझे ये सोच के लिख रहा हूँ कि मुझे जॉनर में कहानी लिखनी है जी। तो मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ जी। अच्छा मतलब जी समय भी हो चला है और हमारे जो कैमरा पे सुधीर जी हैं वो हमें आंखें भी दिखा रहे हैं कि अब समय हो गया है और इसको कट कीजिए। तो अंत में बस मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक इसको देख रहे हैं कार्यक्रम को, उनके लिए कोई आपकी तरफ से संदेश या कोई आपकी तरफ से बात? मेरा तो सभी दर्शकों से मतलब यही अनुरोध है कि किताबें कोई भी पढ़िए जो आपको पसंद हो, नॉन फिक्शन, फिक्शन, पॉलिटिकल, जो पसंद हो। इतना मुझे पता है कि किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है जी। मैं आपको बता दूं कि मैं नॉन फिक्शन नहीं पढ़ता, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कई सारे देशों के बारे में, कई सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पता जो मुझे पहले नहीं पता था। वो मुझे कॉमिक्स, बाल साहित्य या कोई लव स्टोरी पढ़ के पता चला है मुझे। तो मेरा ये मानना है कि किताबें आप अपने मतलब मेरा कहने मतलब ये है कि अपनी जो एजुकेशन की किताबें पढ़ते हो, एजुकेशनल किताबें, उसके अलावा कोई भी किताबें आप पढ़िए। आप कोई भी किताब पढ़ेंगे तो आपको एक तो नॉलेज तो होने ही वाला है, और किताबों की हैबिट तो हमेशा ही अच्छी है। कम से कम 2 घंटे के लिए मोबाइल भी अगर हमने जेब में रख दिया तो मेरा तो ये मानना है कि भैया हम उसमें सफल हो गए। बिल्कुल। तो बस यही मेरा संदेश है कि सब किताबें पढ़ते रहें और अच्छे अच्छे लोगों को जगहों को एक्सप्लोर करें, लेखकों को पढ़ते रहें। नए जैसे मैं नए लेखकों को पढ़ता हूँ जी, मैं अपने समकालीन बहुत सारे नए लेखकों को पढ़ता हूँ, बहुत किताबें पढ़ता हूँ मैं। और आपको बता दूँ आलोक कुमार जी जो है द चिरकुट्स वाले, जिनकी इतनी सारी किताबें, द लाइफ आजकल किताबें आई है, आलोक जी को भी मैंने फेसबुक में ढूंढ के उनका लंबा चौड़ा रिव्यू किया था मैंने। तो बोले अरे आप भी लेखक हैं, उन्होंने देखा मेरी प्रोफाइल, तो मैंने कहा हाँ मैं तो पढ़ता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग क्या लिख रहे हैं, आप लोग क्या लिख रहे हैं, मतलब मैं क्या है जो नहीं लिख पा रहा हूँ। तो मेरा ये मानना ये है कि अगर आप लेखक है आज की, चूँकि तो बहुत सारे पाठक आज के लेखक हुए हैं, हम भी पाठक थे, तो आप अपनी किताबों के अलावा भी कम से कम साल में 20 किताबें दूसरों की पढ़िए तो पता चलेगा। बस यही है जो दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा।